प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है भारतीय काव्य शास्त्र भाग 3। इससे पूर्व 2 वक्तव्य जो है भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित मैं आपको YouTube पर अपलोड कर चुकी हूँ। यह अति महत्वपूर्ण विषय है भारतीय काव्य शास्त्र। अब उससे संबंधित जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनते हैं उस श्रृंखला की तरफ हम अग्रसर होते हैं। प्रथम प्रश्न है, रीति सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य कौन है? रीति सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य कौन है? उत्तर है वामन। रीति सिद्धांत की स्थापना जो है आचार्य वामन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्टा पद रचना रीति, ये परिभाषा किसकी है? विशिष्टा पद रचना रीति यानी विशिष्ट प्रकार के पदों की रचना ही रीति कहलाती है। यह परिभाषा किस आचार्य ने दी? उत्तर है वामन। उत्तर है वामन। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने रीति की क्या परिभाषा दी है? आनंदवर्धन ने रीति की क्या परिभाषा दी है? उत्तर है यथोचित पद रचना का नाम रीति है। यथोचित पद रचना का नाम रीति है, यानी कि जो पद जहाँ पर आना चाहिए उसका उचित प्रयोग ही रीति है। नेक्स्ट प्रश्न है, वचन विन्यास कर्मो रीति। वचन विन्यास कर्मो रीति अर्थात वचन का विन्यास कर्म ही रीति है। वचन का विन्यास कर्म ही रीति है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है? उत्तर है राजशेखर। राजशेखर। अगला प्रश्न है, चिंतामणि ने रीति की कौन सी परिभाषा दी है? चिंतामणि ने रीति की कौन सी परिभाषा दी है? उत्तर है वर्णव रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति सीमित। वर्णव रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति सीमित, यानी जो वर्णन में स्वभाव है, अच्छी लगती है, वह रीति है। मित्र की तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है, कुलपति ने रीति की कौन सी परिभाषा दी है? कुलपति ने रीति की कौन सी परिभाषा दी है? उत्तर है वैदर्भी, गौड़ी, कहत पुनि पांचाली। वैदर्भी, गौड़ी, कहत पुनि पांचाली जाने, यानी कुलपति ने बताया है कि वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति के नाम से इनको जानी यानी जाना जाता है। इनमें से इन्हीं सो कोई कवि वर्णत रीति बखानी। इन्हीं सो कोई कवि वर्णत रीति बखानी, यानी कोई कवि वैदर्भी रीति को लेकर के लिखता है, कोई गौड़ी रीति को और कोई पांचाली रीति को लिख करके काव्य का बखान करता है, काव्य का वर्णन करता है। रीतियाँ जो है आपकी 3 ही हैं, गौड़ी, पांचाली और आपकी वैदर्भी। नेक्स्ट प्रश्न है, भिखारी दास जी ने रीति की कौन सी परिभाषा दी? भिखारी दास जी ने रीति की कौन सी परिभाषा दी? उत्तर है मिले बरन माधुर्य के उपनागरिका नीति। उपनागरिका नीति परुषा ओज प्रसाद के मिले कोमला वृत्ति। मिले कोमला वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति शब्द से सही अभिप्राय है।
रीति शब्द से सही अभिप्राय है। इस प्रश्न को समझने का प्रयास करो कि रीति किसे कहा जाता है या रीति शब्द से क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब निकलता है, यानी रीति किसको कहते हैं। उत्तर है काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण काव्य के अंगों का निरूपण करने वाली ही क्या कहलाती है, रीति। चाहे उसके अंदर रस हो, छंद हो, अलंकार हो, बिंब हो, प्रतीक हो या आपकी शब्द शक्तियाँ हों, इनको हम क्या कहते हैं, काव्यांग। काव्य के अंग, जैसे हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, गला, हाथ, पैर, हृदय, फेफड़े आदि। इसी प्रकार से काव्य के भी बहुत सारे अंग हैं, अलंकार, छंद, शब्द शक्तियाँ, रस और आपके जो दूसरे भाषा है, उद्भव शब्द हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज हैं, विदेशज हैं, लोकोक्ति हैं, मुहावरे, यानी जिन जिन अंगों का, जिन जिन साधनों का, जिन जिन तत्वों का हम कविता के निर्माण में सहयोग लेते हैं या जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं को हम काव्यांग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति को पद संघटना पद्धति किसने कहा। रीति को पद संघटना रीति किसने कहा। उत्तर है वामन। उत्तर है वामन। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति को कवि प्रस्थान हेतु किसे माना है। रीति को कवि प्रस्थान हेतु किसने माना है, यानी रीति को किसने कवियों का जो अपना प्रस्ताव रखने के लिए या उसको प्रस्तावित करने के लिए माना है। उत्तर है दंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरती मिश्र द्वारा रचित काव्य सिद्धांत किस विद्वान की रचना पर आधारित है। सुरती मिश्र द्वारा रचित काव्य सिद्धांत किस विद्वान की रचना पर आधारित है। उत्तर है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट, यानी सुरती मिश्र ने जो काव्य सिद्धांत ग्रंथ की रचना की है उसी पर आधारित है आचार्य किसका मत, आचार्य मम्मट का। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया। रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया। उत्तर है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदर्भी रीति में कौन सा गुण होता है। वैदर्भी रीति में कौन सा गुण होता है। उत्तर है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है। उत्तर है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है। उत्तर है पांचाली रीति। पांचाली रीति। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य शास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियाँ हैं। काव्य शास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियाँ हैं। उत्तर है 3। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी मैं ऊपर स्पष्ट कर चुकी हूँ कि रीतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो यहाँ पर रीतियों के नाम न पूछ करके आपसे उनकी संख्या पूछी है तो आपका आंसर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी है। रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी है। उत्तर है लाटी रीति। उत्तर है लाटी रीति। नेक्स्ट प्रश्न, पांचाली रीति को मम्मट ने क्या कहा। पांचाली रीति को मम्मट ने क्या कहा। उत्तर है उपनागरिका वृत्ति।
उपनागरिकावृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, मम्मट ने रीति को क्या कहा? मम्मट ने रीति को क्या कहा? उत्तर है वृत्ति, वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति को पद संगठन नाम किसने दिया? रीति को पद संगठन नाम किसने दिया? उत्तर है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। प्रिय विद्यार्थियों, रीति संप्रदाय से संबंधित जितने अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनते थे उन सभी प्रश्नों का बनाने का कार्य मैंने किया है। यह अध्याय पढ़ करके आपको थोड़ा सा अटपटा अवश्य लगेगा, लेकिन बार बार अध्ययन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रीति को किस नाम कौन से आचार्य ने दिया, किस रीति में किस चीज़ की विविधता है, क्यों है, किसके कारण उसको जो है इस संप्रदाय में स्थान मिला है। अब इसी वक्तव्य के अंतर्गत अगला जो आपका वक्रोक्ति संप्रदाय आता है उस पर आधारित भी मैंने कुछ प्रश्नों का निर्माण किया है, ताकि जो है इसी वक्तव्य के अंदर जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं आपके या जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको जो है इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में सम्मिलित किया जा सके, ऐसा ही प्रयास मैंने किया है। प्रथम प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? उत्तर है कुंतक। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की है? कुंतक ने। इसलिए वक्रोक्ति जीवितम काव्य कथन किसका है? कुंतक का। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत की तुलना किस पाश्चात्य सिद्धांत से की गई है? कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत की तुलना किस पाश्चात्य सिद्धांत से की गई है? उत्तर है अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनागरिकावृत्ति का संबंध किस रीति से है? उपनागरिकावृत्ति का संबंध किस रीति से है? उत्तर है वैदर्भी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोमलावृत्ति का संबंध किस गुण से है? कोमलावृत्ति का संबंध किस गुण से है? उत्तर है प्रसाद, यानी कोमल बात का जिसके माध्यम से वर्णन किया जाता है वहाँ पर आपका गुण आएगा प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, ओज गुण की योजना किस रीति से संबद्ध है? ओज गुण की योजना किस रीति से संबद्ध है? उत्तर है गौड़ी रीति। उत्तर है गौड़ी रीति, यानी जहाँ पर ओज गुण का वर्णन किया जाता है वहाँ पर आपकी रीति कौन सी होती है? गौड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त शिथिल पदावली वह रचना जिसमें लघु समासों का प्रयोग किया गया हो कहलाती है। यानी वह रचना जिसमें सुकुमार गुणों से युक्त शिथिल पदावली रचना जिसमें समासों का प्रयोग किया गया है वह रीति कौन सी कहलाती है? पांचाली। यानी जिसमें सुकुमार सुंदर सुंदर वर्णों का और जिनमें शिथिलता होती है ऐसी पदावली का प्रयोग कौन सी रीति में किया जाता है? पांचाली रीति। और आपकी जो गौड़ी रीति है उसमें किसका वर्णन किया जाता है? ओज गुण का। ओज गुण की उसके अंदर प्रधानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंडी किस वर्ग के आचार्य हैं? दंडी किस वर्ग के आचार्य हैं? उत्तर है अलंकारवादी, अलंकारवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, वामन किस प्रकार के आचार्य हैं? वामन किस प्रकार के आचार्य हैं? रीतिवादी। यानी वामन ने जो है रीति संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए वो रीतिवादी आचार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा जाता है? आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा जाता है? उत्तर है ध्वनि, अलंकार,
और वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि अलंकार वक्रोक्ति संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ननु शब्दार्थम काव्यम किस आचार्य का मत है? ननु शब्दार्थम काव्यम किस आचार्य का मत है? उत्तर है दंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द आडंबर व संयुक्त अक्षरों वाली रीति है। शब्द आडंबर व संयुक्त अक्षरों वाली रीति है, कौन सी है? पांचाली रीति। कौन सी है? पांचाली रीति। अब यहाँ पर आपकी तीनों रीतियाँ जो है स्पष्ट हो गई हैं। जहाँ पर ओज गुण की प्रधानता होती है, ओज गुण का वर्णन होता है, वहाँ कौन सी रीति होती है? गौड़ी रीति। और जहाँ कोमल कांत पदावली और शिथिल शब्दों का या समासों का प्रयोग किया जाता है, पांचाली रीति, जिसमें शब्दों का आडंबर होता है। बहुत सारे शब्द जो है इसके अंदर वर्णित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द दोषों के प्रकार हैं, यानी शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3। नेक्स्ट प्रश्न, अब इसी के अंदर शब्द दोष भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। आपसे ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे एक बिल्कुल साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3। और कई बार शब्द दोषों के प्रकार दिए जाते हैं और आपसे छटवाया जाता है या मिलान करवाया जाता है कि सही शब्द दोष कौन सा है। नंबर 1, अश्लीत्व दोष। अश्लीत्व दोष यानी साहित्य के अंदर अश्लील शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है कलिष्टत्व दोष। कलिष्ट दोष यानी अगर काव्य के अंदर कलिष्ट कठिन मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वह काव्य भी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होगा। और तीसरा क्या है? ग्रामत्व दोष, यानी मान लो मैं हरियाणा से संबंधित हूँ तो मेरी जो पदावली है या जो मेरी लेखन की कला है उसमें मुझे हरियाणवी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर मैं हरियाणवी के शब्दों का प्रयोग करती हूँ तो उसमें ग्रामत्व दोष आ जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष का पाठक या विश्व का पाठक जो हिंदी का मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, उसी के अंदर जो लिखित चिन्ह हैं उनको जानता है, पहचानता है। और जो आपके शब्दकोश होते हैं उनके अंदर भी मानक हिंदी के शब्दों का अर्थ ही दिया जाता है, ग्रामीण शब्दों का अर्थ उनके अंदर नहीं होता, इसलिए इसको एक दोष माना गया है। तो दोष कितने प्रकार के हो गए? एक हो गया अश्लीत्व दोष, दूसरा है कलिष्टत्व दोष और तीसरा आ गया ग्रामत्व दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मान्यता के अनुसार विधाओं की संख्या कितनी है? भारतीय मान्यता के अनुसार विधाओं की संख्या कितनी है? उत्तर है 64। यानी कौन कौन सी विधाएं मानी गई हैं, कितनी कलाएं मानी गई हैं? 64। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो है प्रश्न उसके 10, 12, 15 प्रश्न बन सकते थे, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर एक प्रश्न के माध्यम से ही 3 चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें। सबसे पहले आचार्य का नाम आता है, फिर उनकी कौन सा समय है, काल है और उनका प्रमुख ग्रंथ। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों आपको मैं स्पष्ट कर देती हूँ, कई बार आचार्य का नाम दे दिया जाता है और काल यानी समय, वो कौन से शताब्दी के हैं मैच करवा लिया जाता है। कई बार क्या है कि काल और ग्रंथ का नाम दे दिया जाता है कि किस काल में कौन से ग्रंथ का निर्माण हुआ। और तीसरी टाइप क्या बनती है कि आचार्य का नाम और उनका जो प्रमुख ग्रंथ है उनका मेल आपसे करवाया जाता है कि किस आचार्य ने कौन से प्रमुख ग्रंथ का निर्माण किया। तो इस प्रकार से जो ये आपका प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका एक प्रश्न से 3 बन जाते हैं। तो इस टाइप के जो अब तक मैंने आपको करवाया है, चाहे वो रीति है, अलंकार है, ध्वनि है, रस है, मैंने यहाँ पर उनको एक प्रश्न के माध्यम से 3 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। सबसे पहले आचार्य का नाम, फिर काल और फिर उनका प्रमुख ग्रंथ। सबसे पहले आता है भरत। आपको पता है कि रस संप्रदाय के अंदर भरत का बहुत ज़्यादा वर्णन आपने पढ़ा है। भरत पहली शताब्दी के हैं
और उनके ग्रंथ का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। भरत का जो है प्रमुख ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है भामह। भामह है 6ठी शताब्दी और भामह का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार, यानी 6ठी शताब्दी के अंदर भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ का निर्माण किया। नेक्स्ट है दंडिन। ये भी है 6ठी शताब्दी के, और दंडी का जो काव्य ग्रंथ है काव्यादर्श, यानी काव्य के अंदर कौन से आदर्श होने चाहिए, काव्यादर्श ग्रंथ किसका है? दंडी का। नेक्स्ट प्रश्न है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ये है 9वीं सदी का प्रारंभ, यानी 9वीं सदी जब प्रारंभ होती है वहीं पर आनंदवर्धन का नाम आता है, और इनका प्रमुख ग्रंथ है ध्वन्यालोक। इनके प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? ध्वन्यालोक। नेक्स्ट प्रश्न है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का समय है 10वीं शताब्दी का अंत, 10वीं शताब्दी का अंत, और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन। यहाँ विद्यार्थियों आपको ध्यान देने की बात क्या है कि आनंदवर्धन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया था उसका नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक। और अभिनव गुप्त ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है जिनका समय है 10वीं शताब्दी का अंत, उनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक लोचन। इनके ग्रंथ के आगे लोचन शब्द लगा हुआ है, इसलिए ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का ग्रंथ है और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का। नेक्स्ट प्रश्न कुंतक कौन सी शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के अंत में है, यानी कुंतक ने 10वीं शताब्दी के अंत में प्रवेश किया, और इनका ग्रंथ है अभिनव भारती। इसको याद रखना बड़ा आसान है, इनके नाम से ही इस ग्रंथ को पहचाना जा सकता है, अभिनव भारती। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेमेंद्र, यानी क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के अंत इनका समय है, और इन्होंने रचना लिखी है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। विश्वनाथ जो हैं 14वीं शताब्दी के हैं, और इन्होंने लिखा है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ जी की। लास्ट में आते हैं जगन्नाथ दास या जगन्नाथ जी ने कौन हैं? 17वीं शताब्दी के। ये 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और इन्होंने लिखा रस गंगाधर, और इनकी रचना का नाम है रस गंगाधर। अगर बच्चों इन प्रश्नों को हम देखें तो हमारे एक प्रश्न से 3 प्रश्न बनते हैं, तो 33 प्रश्न बन जाते हैं इन 11 प्रश्नों के। और कवि जो है इन कविताओं का, इन रचनाओं का निर्माण करता है, किस काल में करता है, और इनको आप अच्छे से याद कर लो अलग अलग, और फिर उनको जैसे मैं आपको बताती हूँ आप डायग्राम बना करके उनका मैच करने का अभ्यास स्वयं करो, तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके प्रश्न को गलत कर सके। बस शर्त ये है कि आपको उस कवि का या रचनाकार का नाम पता होना चाहिए, उसके प्रमुख रचना का नाम पता होना चाहिए, और उसके समय का। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे अब आपसे कोई भी चीज़ आपके पहली कक्षा से लेकर के पीजी क्लास तक की कोई पूछा जाए, तो ये कई बार इक्का दुक्का हो सकता है कि आपको, जैसे अब ज़्यादा तो पीछे जाएंगे तो शायद हम विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन +2 बीए के जो टीचर्स हैं आपको उनके सरनेम से, नेम से या सब्जेक्ट से पता होता है कि किसने पढ़ाया था। तो आप इनको इस तरह से याद कर लो कि बीए में हिंदी किसने पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, और वो समय कौन सा था, किस साल में आपने बीए किया। उनके आप जो है कोड वर्ड में नाम आचार्य भामा, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र जी या जो भी आपको रुचता है, कुंतक, उनके नाम करके इस तरह से आप अपनी ट्रिक बना करके इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब आता है इसी के अंतर्गत और कुछ प्रश्न हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर है वक्र का अर्थ होता है कुटिल, टेढ़ा। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ा अर्थ। जैसे आपने
वक्रोक्ति अलंकार पढ़ा है ना, जिसमें टेढ़ी उक्ति होती है। कवि कुछ कहना चाहता है, श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ निकालता है। या विलक्षण उक्ति का अर्थ, विलक्षण उक्ति का अर्थ होता है कथन, कि क्या विशेष कथन कहा, कौन सी नई बात उसने कही है। किस आचार्य ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है? किस आचार्य ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है? उत्तर आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को संप्रदाय न मान करके एक प्रकार का अलंकार माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वक्रोक्ति के आचार्य रुद्रट ने कितने भेद किए हैं? यानी रुद्रट ने इनके कितने भेद किए हैं? जो एक अलंकार माना है ना, वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद किए हैं? 2। एक है काकू वक्रोक्ति और दूसरा क्या है? शलेश वक्रोक्ति। शलेश वक्रोक्ति। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अर्थ बता देती हूँ कि काकू वक्रोक्ति जो होती है उसमें आपका जो टेढ़ापन होता है उसका वर्णन किया जाता है, और श्लेष वक्रोक्ति के अंदर एक के साथ दूसरा अर्थ चिपका रहता है। एक बात के साथ दूसरी टेढ़ी बात उसके अंदर समाहित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? उत्तर है कुंतक ने। उत्तर है कुंतक ने। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। नंबर 1, वर्ण विन्यास वक्रता, पद विन्यास वक्रण, पद पूर्वार्ध वक्रता, यानी पद से पहले टेढ़ापन। तीसरा है पद प्रार्ध वक्रता, पद के बाद यानी पद के उत्तरार्ध में जो आती है। तीसरा है वाक्य वक्रता, कि वाक्य के अंदर भी टेढ़ापन होता है। 5वां है प्रकरण वक्रता, प्रकरण वक्रता। और छठा है प्रबंध वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो विद्यार्थियों, आपसे इस प्रश्न में एक प्रकार का कोई भेद दे करके उसको भी आपसे छटवाया जा सकता है कि ठीक कौन सा है, आपसे मिलान भी करवाया जा सकता है। तो इस प्रश्न से भी आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वक्रोक्ति पर आधारित बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है, वक्रोक्ति जीवितकार कहलाते हैं, यानी वक्रोक्ति जीवितकार कहलाते हैं कुंतक। और ये स्पष्ट है कि जिसने जिस संप्रदाय की स्थापना की है वह अपने संप्रदाय का जो है क्या करेगा? अनुगमन करेगा, उसकी अनुशंसा करेगा। वो कौन है? कुंतक। नेक्स्ट प्रश्न है, वक्रोक्ति की सही व्याख्या होगी? वक्रोक्ति की सही व्याख्या होगी। उत्तर है वह उक्ति जिसमें अत्यंत शिष्ट ढंग से कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। वह उक्ति जिसमें अत्यंत शिष्ट ढंग से कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, यानी ऐसी उक्ति जिसमें विशेष बात के द्वारा जो कवि कहना चाहता है, जो आचार्य कहना चाहता है, उस बात का वर्णन जो है अलग ढंग से किया जाए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, आपके जो भारतीय काव्य शास्त्र के 4 संप्रदाय 5 संप्रदाय जो बनते थे उनको मैंने यहाँ पर सम्मिलित करने का प्रयास किया है। अब जो आपका ध्वनि संप्रदाय बच गया है उसका भी हम अध्ययन इसी श्रृंखला के अंदर, इसी कड़ी के अंदर करेंगे, ताकि हमारा भारतीय काव्य शास्त्र का जो विषय है, जो उससे संबंधित प्रश्न है, वह प्रश्नमाला आज ही आपकी समाप्त हो जाए। और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय काव्य शास्त्र में से 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 5 या 6 प्रश्नों का मतलब 10 या 12 नंबर का। और प्रिय विद्यार्थियों, एक बार अटपटा लगेगा, ये छोटे छोटे सांप्रदायिक रस और ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, 3 संप्रदाय
ज़्यादा बड़े हैं, आपका औचित्य है, वक्रोक्ति है, ये जो संप्रदाय हैं या औचित्य संप्रदाय नाम मात्र के, उनमें ज़्यादा प्रसंग नहीं बनते हैं। इसलिए इसमें जो संप्रदाय हैं, किसी में 10 प्रश्न बन गए, किसी में 20 बन गए, वे तो आगे आप देखोगे कि जो आपका एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, उसकी वृत्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछता है। अगर आपने सरल ढंग से इन प्रश्नों को कर लिया तो कुटिल ढंग से या कैसे भी वो पूछे प्रश्न, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हम चलते ध्वनि संप्रदाय की तरफ। ध्वनि सिद्धांत प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, प्रवर्तक कौन है? आपका उत्तर है आनंदवर्धन। यानी आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का क्या किया? प्रवर्तन किया, प्रवर्तक हैं। जैसे आपके रस के कौन है? भर्तमुनि हैं। अब अभी हम पढ़ रहे थे वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। और आपका औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र जी। ये इस तरह से, और अलंकार के वामन, या जिस तरह से प्रश्न उसका संप्रदाय का नाम आता है या उसका ध्वनि का, रस का, अलंकार का, तो उनका जो प्रमुख होता है, मेन होता है, उसी के आधार पर उसका जो प्रवर्तक निर्धारित किया जाता है। आगे है ध्वनि संप्रदाय का विकास। यानी ध्वनि संप्रदाय आगे किस प्रकार से विकसित हुआ? ध्वनि संप्रदाय को आगे संवर्धित करने में, आगे बढ़ाने में किन किन आचार्यों ने योगदान दिया? सबसे पहले आगे आपके आनंदवर्धन, इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। फिर इसको इसी कड़ी में आगे किसने बढ़ाया? अभिनव गुप्त ने, अभिनव गुप्त। और फिर तीसरे नंबर पर आगे मम्मट। यानी आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और मम्मट ध्वनि संप्रदाय को संवर्धित करने में, बढ़ाने में इनका योगदान विशेष है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि लोक की टीका कोमा ध्वन्यालोकलोचन किस आचार्य ने लिखी? यानी दो रचनाएं हैं, एक है ध्वन्यालोक की टीका, दूसरी है ध्वन्यालोकलोचन। किस आचार्य ने लिखी? उत्तर है अभिनव गुप्त। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ध्वन्यालोकलोचन ग्रंथ के निर्माता कौन है या किसकी कृति है? आंसर आएगा अभिनव गुप्त। और ध्वन्यालोक की टीका किसने लिखी है? वह भी अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के कितने भेद हैं? ध्वनि के कितने भेद? उत्तर है 2। ध्वनि के 2 भेद हैं। नंबर 1 अभिधामूलक और दूसरा है लक्षणामूलक। अभिधामूलक और लक्षणामूलक। अब आपकी जो शब्द शक्ति आती है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, यहाँ ध्वनि में आपके अभिधा मूलक और लक्षण मूलक, तीसरी जो आपकी शब्द शक्ति है वो नहीं आती है। तो इसको आप इस तरह से भी कोरिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आता है, काव्य की आत्मा ध्वनि को किस आचार्य ने माना? यानी काव्य की जो ध्वनि है उसको आत्मा किसने कहा? आपको पता है कि जिसने इस संप्रदाय की स्थापना की है कौन है? आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा किसको माना है? ध्वनि को। भर्तमुनि ने काव्य की आत्मा किसको माना है? रस ने। इसी प्रकार से वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? कुंतक ने। क्योंकि कोई भी आदमी अपने मत की पुष्टि करना चाहेगा, चाहे वो उनकी बात सही या गलत है। तो यहाँ पर आपने कोई इसका प्रवर्तक आता है या इसको आत्मा मानने पर बात आ जाती है। 6 के 6 संप्रदाय हैं, उनका एक संप्रदाय का एक ही प्रवर्तक होता है और एक ही उसको आत्मा मानने वाला है 6 में से। ये नहीं है कि 6 में से 3 उसको काव्य की आत्मा मान लेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे वो रस से संबंधित है, चाहे अलंकार से, चाहे औचित्य से, या फिर आपकी ध्वनि से। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत का प्रबल विरोधी आचार्य कौन है? यानी ध्वनि सिद्धांत का बड़ा विरोध किसने किया? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है,
देह किसे देहवादी संप्रदाय से अभिहित किया गया, यानी देहवादी संप्रदाय के नाम से किसको जाना गया? उत्तर है ध्वनि संप्रदाय। देह कहते शरीर को, यानी ये शरीर तो है, इसको हम आत्मा की संज्ञा नहीं दे सकते। ऐसा संप्रदाय किसको कहा गया है? ध्वनि संप्रदाय को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय है जो रस संप्रदाय की टक्कर में टिका हुआ है? कौन सा संप्रदाय है जो रस की टक्कर में टिका हुआ है? देखो, आपने अब तक 5 संप्रदायों का अध्ययन किया। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, और इसके साथ साथ आपने एक और ध्वनि संप्रदाय का हम अध्ययन कर रहे हैं, और रीति सिद्धांत का भी हमने अध्ययन किया। इनमें आपस में पांचों में रस के सामने टिकने का साहस सिर्फ ध्वनि संप्रदाय को है, यानी ध्वनि संप्रदाय आपके रस सिद्धांत को टक्कर देने में सक्षम है, समर्थ है। अब आगे जो आपका एक छोटा सा 6 नंबर पर आपका एक भारतीय काव्य शास्त्र में टॉपिक आता है, औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र जी। इसके संप्रदाय पर आधारित यही पूछा जाता है कि आचार्य क्षेमेंद्र जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? आपका उत्तर होगा औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय का संवर्धन करने में, विकास करने में आचार्य क्षेमेंद्र जी का विशेष योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र मूलतः किस प्रकार के आचार्य थे? यानी उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना तो की, मुख्य रूप से वे किस संप्रदाय के पोषक थे? आपका उत्तर है ध्वनिवादी। ध्वनिवादी आचार्य क्षेमेंद्र जी ध्वनि के ऊपर कार्य करने वाले आचार्य थे, और बाद में इन्होंने ये क्या है, औचित्य संप्रदाय के नाम से एक नए संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसको माना हमने? क्षेमेंद्र जी को। और क्षेमेंद्र जी ने औचित्य के कितने भेद किए? यानी औचित्य सिद्धांत के, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र जी ने कितने भाग किए? उत्तर है 6 भाग। कितने भाग? 6 भाग। और इससे पहले हमने वक्रोक्ति के अंदर भी क्या था कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने थे? 6। अब इन 6 के 6 भेदों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। नंबर 1, अलंकार औचित्य। क्षेमेंद्र जी ने क्या कहा कि जो हम कविता कर रहे हैं, जो रचना लिख रहे हैं, उसमें उचित अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि हम वर्णन तो कर रहे हैं श्रृंगार का, और वहाँ पर हम क्या करें, उत्प्रेक्षा अलंकार लेकर के बैठ जाए। नहीं, श्रृंगार के जो अलंकार हैं उन्हीं का यहाँ पर हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या? गुण औचित्य। गुणों के अनुसार रचना में उसका वर्णन करना चाहिए। तीसरा है संगठन औचित्य, जो हमारा विषय है उसको संगठित करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रबंध औचित्य, उसका विशेष रूप से प्रबंध करके आगे रचना को बढ़ाना चाहिए। अब प्रबंध औचित्य क्या होता है? जैसे आप निबंध लिखते हो, निबंध में पहले भूमिका लिखते हो, फिर जिस विषय पर आधारित आपका निबंध है उसका अर्थ, परिभाषा, स्वरूप बता करके फिर आगे आप उसका वर्णन करते हो। ये एक आपकी प्रबंध की, यानी उसका आपने पूरा प्रबंध कर लिया। जैसे आपने यूनिवर्सिटी आना है तो आपका पूरे दिन का प्रबंध होता है। आपकी मम्मी आपको आपके बैग में लंच बॉक्स भी देती हैं, पानी की बोतल भी होती है, बुक्स भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, और आपके जाने का घर का समय भी होता है। ये आपका प्रबंध है। इसी प्रकार से कवि जब रचना करता है उसमें अलंकार का चयन करता है, शब्दों का चयन करता है, गुणों का चयन करता है, और उसको संगठित करता है, और एक विशेष प्रकार से उसका प्रबंध करके लिखने का कार्य करता है। लास्ट में है रस औचित्य, कि रस भी उचित होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ वर्णन तो हम कर रहे हैं किसका? श्रृंगार का, और रस कौन सा दिखा रहे हैं? ओज गुण। श्रृंगार में ओज गुण नहीं, या करुण रस दिखाएं, विभत्स रस दिखाएं। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि रचना के अंदर जिस भी बात को हम
वर्णित करना चाहते हैं, चाहे रस है, गुण है, अलंकार है, उसका उचित प्रयोग होना ही औचित्य सिद्धांत से संबंधित है। क्योंकि आपका औचित्य शब्द जो है उचित से ही बना है। अब उचित का अर्थ होता है ठीक, तो इसको आप इस तरह से कर लो कि ठीक बात जहाँ पर सेट होनी चाहिए वही काव्य का औचित्य सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए? औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं? उत्तर है 27। उत्तर है 27। नेक्स्ट प्रश्न है, भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि? भामा जो आचार्य हैं उनको अलगाववादी कहते हैं, क्यों? उत्तर है, उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से व्याख्यान माला की जो मेरी श्रृंखला थी भारतीय काव्य शास्त्र आज संपूर्ण होती है। इसके बाद आने वाले समय में जल्द ही 1-2 दिन में, नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर जो आपका भारतीय काव्य शास्त्र है आपके नेट के सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, उनकी मुश्किल से 2 या 3 श्रृंखलाएँ प्रश्नमालाएँ बनेंगी। उसमें से 1-1.5 तो मेरी तैयार है और जल्द ही इसी सप्ताह उनको भी मैं अपलोड करूँगी। और आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि यूट्यूब पर डॉक्टर सुशीला आर्या का जो चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका 1 पैसा भी नहीं लगता। घर बैठे आपको फ्री में ये सुविधा दी जा रही है ताकि जो वैश्विक महामारी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लाइब्रेरी नहीं आ पा रहे या पुस्तकें नहीं खरीद पा रहे, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसका लाभ उठा सकते हो। और अब मैं वही 2 शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी कि वैश्विक महामारी का दौर बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। आप घर पर रहें, सारी हिदायतें बरतें और अपने को, अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित रखें। और एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए ये है कि जो विद्यार्थी बीए के फाइनल सेमेस्टर में हैं या एमए के फाइनल सेमेस्टर में हैं, जिन्होंने आगे दूसरी कक्षाओं के अंदर दाखिला लेना है, दाखिले की जो प्रोसीजर है, विधि है, लगभग भारत के सभी विद्यालयों में शुरू हो गई है और सभी विद्यालयों के अंदर ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसलिए आप समय पर फॉर्म भर करके अपनी अगली परीक्षा के लिए या अगली कक्षा के लिए प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। आपने मेरे वक्तव्य को सुना, धन्यवाद।